हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मस्त है ना? तो चलिए फिर से आज आपका दोस्त जो है सो प्रेजेंट हुआ है आप लोगों के बीच में। फेडरलिज्म जो चैप्टर चल रही थी उसका लास्ट टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन है। आज इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। इस चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, उसको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, क्लियर किए हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के पूरे पार्ट को पढ़ सकते हैं। आज का जो सेशन रहेगा, आज इस चैप्टर का लास्ट सेशन रहेगा। तो चलिए, सबसे पहली बात है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। हिंदी में डिसेंट्रलाइजेशन को कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो डिसेंट्रलाइजेशन, तो जब पावर को, सत्ता को या पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से छीन करके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तब उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो उसी स्थिति को या उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो हमारी इंडिया इतनी बड़ी है, हमारी इंडिया बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की क्यों जरूरी पड़ी? तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारी इंडिया जो है सो बहुत बड़ी कंट्री है, छोटी मोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है। और हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। चाइना के बाद सेकंड नंबर में हमारी इंडिया ही आती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इतने आबादी वाले कंट्री में पावर का शेयरिंग, जो भी गवर्नमेंट का फंड आता है, वो फंड जो है सो हमारी जनता तक, एक गांव के, छोटे से गांव के जनता तक कैसे पहुंच जाती है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है, या कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, या कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट है, कौन कौन से ऐसे टीयर्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के, जिसके माध्यम से जो भी फंड गवर्नमेंट का आता है वो हम लोगों की हाथों में तक पहुंच जाती है, या एक छोटे से गांव तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ेंगे और समझेंगे। जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई थी तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि जो भी गवर्नमेंट का फंड होगा या जो भी डेवलप होगी हमारी इंडिया को, उस डेवलपमेंट को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, उस अधिकार को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। गांव के हर वैसे गरीब तबके के लोगों या मिडिल क्लास के तबके के लोगों तक वह अधिकार कैसे पहुंचे, ताकि हमारे गांव जो देश हैं, उस देश के हर नागरिक, हर लोग जो है सो डेवलप होवे और हर किसी को अधिकार मिल पाए, जो भी उसका अधिकार है वह। तो इस डिसीजन को लेते हुए देखा गया कि पहले हमारी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट थी वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। पहला जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट था और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट था। लेकिन बाद में जब 1959 को एक रिपोर्ट आई और कमेटी का गठन हुआ, और 1959 में एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में जो है सो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया गया, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट। अब इस 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा क्या क्या व्यवस्था किया गया था, उसके बारे में भी हम समझेंगे कि 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी कितने तरह से डिवीजन किया गया। तो इस रिपोर्ट में यह भी एक्सप्लेन था कि जो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी वह 3 स्तरीय होगी, यानी 3 टायर्स में होगी। अब वो 3 टायर्स कौन कौन सा होगा वो भी एक्सप्लेन था, किसमें? तो 1959 के रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया कि जो 3 लेवल का जो गवर्नमेंट होगी उसमें कौन कौन होगा। तो पहला होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा पंचायत समिति, और तीसरा होगा जिला परिषद। 3 लेवल ऑफ, यानी 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का डिवीजन किया गया लोकल गवर्नमेंट को, और 3 क्षेत्रों में इसको भी बांटा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में।
आगे चल करके 1979 में अशोक मेहता समिति आती है और उसमें से एक जो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो था उसमें से एक गवर्नमेंट को हटा देती और 2 ही रहता है। परंतु ज़्यादा दिन तक 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं चली, यानी 2 टीयर्स में यह डिफरेंस नहीं चला और पुनः जो है सो 3 टीयर्स में इसी को बहाल कर दिया गया हमारी इंडिया में। लेकिन यह सिस्टम जब दिया गया हमारे इंडिया में, यह व्यवस्था लागू की गई तो सिर्फ नाम मात्र की लागू की गई। इसमें यह प्रावधान था कि अब जो है सो हमारी पंचायत लेवल पर भी ग्राम पंचायत होगी और उसमें भी चुनाव होगा, मुखिया होगा, सरपंच होगा और हमारे टाउन्स लेवल पर नगर निगम भी होंगे और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी इस सब को पावर दिया जाएगा और पावर जब दिया जाएगा, रेवेन्यू जब दिया जाएगा तो वह क्या करेगा, लोकल लेवल पर जो हमारे ग्राम स्तर पर है उसका डेवलप किया जाएगा और ग्राम स्तर का विकास होगी। जब ग्राम स्तर का विकास होगी तो हमारी कंट्री का भी विकास होगा और हमारी कंट्री जो है सो एक डेवलप कंट्री की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा और इन्वॉल्व हो जाएगा। परंतु ये जो व्यवस्था लाई गई थी सिर्फ नाम मात्र की व्यवस्था था, सिर्फ नाम मात्र का इस गवर्नमेंट को बनाया गया था। जो लोकल गवर्नमेंट था उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया गया था और इसको बहला फुसला रहा था। यहाँ पर ऐसा व्यवस्था था कि ना तो रूल रेगुलेशन अच्छा था, ना ही नियमित रूप से जो इलेक्शन होती थी, चुनाव होता था वो भी नियमित रूप से नहीं होता था इलेक्शन। और इसमें ना तो बैकवर्ड लोगों का ध्यान रखा गया था, ना तो ओबीसी एसटी एससी लोगों का भी ध्यान रखा गया था, सबको इक्वल बना दिया था। कई सारे खामियां इसमें देखा गया, कई सारे ऐसे व्यवस्था थी, सिर्फ नाम मात्र की ही व्यवस्था था, यानी ऐसा कोई भी अधिकार जो है सो त्रिस्तरीय गवर्नमेंट में नहीं दिया गया था। सिर्फ इसको एक कड़ी के रूप में, एक डंडा के रूप में खड़ा कर दिया था। जिस तरह हम लोग चलते हैं, मान ली 2 पाँव से चलते हैं, कभी कभी एक डंडा ले लेते हैं सहारा के लिए, उसी तरह इस डंडा को एक डंडा के रूप में इसे बनाया गया था। इसका कोई रोल्स नहीं था। तो इसी को देखते हुए जब देखा गया कि इसका कोई रोल्स नहीं है या हमारी इंडिया में अच्छा से बेनिफिट नहीं दे पा रही है, इससे हम अच्छा से यानी जनता लोगों तक अपने अधिकार को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कुछ किया जाए, कुछ सुधार किया जाए। तब इस कंडीशन को देखते हुए 1992 को, कब तो 1992 को हमारे संविधान में अमेंडमेंट लाया गया और 1992 को जब अमेंडमेंट आई तो उसमें कई सारे चेंजेस किए गए। जो पहले अधिकार नहीं दिया गया था वह अधिकार दिया गया और कई सारे चेंजेस दिए गए थे। तो उस अमेंडमेंट में क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि जो 1992 को अमेंडमेंट लाया था उसमें कौन कौन सी चेंजेस हुई थी, तो उसको राइट डाउन करें या उसको एक्सप्लेन करें, ये भी क्वेश्चन के रूप में बनता है। तो इसको भी समझते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट लाई गई थी और क्या क्या चेंजेस लाया गया था। तो पहला अमेंडमेंट जो था 1992 को अमेंडमेंट लाई गई और इसमें कई सारे चेंजेस लाए गए और जो 1992 में अमेंडमेंट लाई गई थी उसी अमेंडमेंट को, उसी संविधान संशोधन को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, तो यही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हो। जो 1992 को यानी पहली बार जो डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो विकेंद्रीकरण किया गया वह कब किया गया, तो 1992 को। तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस थे, क्या क्या बदलाव किए गए थे इसमें, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेस था वह सबसे पहला चेंजेस था कि जो वहाँ पर हमारी इंडिया में जब 3 स्तरीय गवर्नमेंट बनी तो यहाँ रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था, यानी इलेक्शन कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15 साल, इस तरह से रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था। तो सबसे पहला बदलाव किया गया कि जो अब अमेंडमेंट लाई, जो भी प्रस्ताव लाया गया, जो भी संविधान संशोधन किया गया, उसमें पहला चेंजेस था कि यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन किया जाए, रेगुलर इलेक्शन। और ये जो इलेक्शन किया जाएगा वह कितने वर्षों पर किया जाए, इसका भी तो कोई फिक्स टाइम होगा। तो इसका भी टाइम दे दिया कि 5 ईयर्स पर, प्रत्येक 5 ईयर्स पर जो है सो इलेक्शन किया जाए। तो ये पहला चेंजेस था। दूसरा चेंजेस था कि जो हमारी महिलाएं लोग हैं, हमारे समाज में महिलाएं लोग बैकवर्ड थी,
पीछे थी। तो देखा गया कि हम अपने महिलाओं को कैसे हम आगे लाएं, महिलाओं को कौन सा जरिया है आगे लाने के लिए। यदि हमारे लोकल लेवल पर ही हमारी महिलाएं डेवलप नहीं होगी तो वह कैसे हमारी स्टेट, कैसे हमारी सेंट्रल पर आगे बढ़ेगी और हमारे सेंट्रल और स्टेट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगी। तो महिलाओं को तो आगे आना जरूरी था। तो महिलाओं को कब आगे लाया जाए, उसमें कुछ छूट देंगे तभी ना। तो उसमें कुछ छूट दिया गया यानी उसका सीट जो है सो रिजर्व कर दिया गया। तो 1/3 सीट जो है 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया, तो रिजर्व कर दिया गया महिलाओं के लिए। दूसरा चेंजेस था कि 1/3 सीट जो है सो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए, तो महिलाओं के लिए। और क्या चेंजेस किया गया, हमारे देश में जो लोकल लेवल पर जो लोग थे, हमारे देश में ST SC और OBC के लोग थे। SC ST और OBC कैटेगरी के जो लोग थे वह बैकवर्ड थे, काफ़ी पीछे थे। परंतु जब 1959 को जो प्रस्ताव लाया गया था, जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ST SC और OBC के लिए कोई भी रिजर्व नहीं था यानी उसके लिए कुछ भी छूट नहीं था, कुछ भी अलग से स्पेशल राइट्स नहीं दिया गया था। परंतु जब 1992 को अमेंडमेंट आई तो वो सब जो बैकवर्ड था यानी पीछे था, वो सब फिसल रही थी। तो उस कैटेगरी को हम कैसे ऊपर लाए और उसको कैसे अपने डेवलपमेंट में इंक्लूड करें, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे ST लोग हैं, ST SC और OBC, ST SC और OBC के लिए कुछ सीट जो है सो रिजर्व कर दिया गया, कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए, तो ST SC और OBC के लिए कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया। तो ये तीसरा चेंजेस रही। अब चौथा चेंजेस है, फोर्थ चेंजेस है कि जो इलेक्शन किया जाएगा यानी हमारे लोकल लेवल पर जो इलेक्शन किया जाएगा, तो इलेक्शन पहले जो इलेक्शन होती है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। तो कोई एक हमारे सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कमीशन होती है, यदि उसके माध्यम से इलेक्शन यदि करवाया जाता है तो बहुत बड़ी एरिया में इलेक्शन करवाया जाएगा और उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। उतने बड़े एरिया में इलेक्शन करवाना संभव नहीं था हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कमीशन था। तब यह फैसला लिया गया, यह डिसीजन लिया गया कि जो लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होगी, जो लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होगी, उसका कुछ स्पेशल पावर या उसका कुछ अलग कमेटी बनाया जाए। तो अलग कमेटी बनाई गई और जो इलेक्शन अब होता है वह स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कराया जाता है। यही स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह राइट्स है कि जो लोकल लेवल पर इलेक्शन होगी उसका इलेक्शन करवाने का अधिकार किसके पास है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये फोर्थ चेंजेस था। अब 5 चेंजेस क्या किया गया, पहला बदलाव क्या किया गया कि पहला बदलाव था कि इतना कुछ तो हो जाएगा, रेगुलर इलेक्शन हो जाएगी, महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा, ST SC के लिए रिजर्व कुछ सीट कर दिया जाएगा और जो इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करा दिया जाएगा। परंतु यदि मान लेते हैं कि पैसा ही नहीं आए, रेवेन्यू ही नहीं आए, तो क्या यह जो भी फंडा अपनाया गया, जो 3 स्तरीय व्यवस्था अपनाई गई, वह अप्लाई हो पाएगी हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में अप्लाई हो पाएगी, वह चल पाएगा? यानी तीसरा लेवल गवर्नमेंट यदि हम बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, जिला परिषद पंचायत समिति बनाते हैं और उसको कुछ फंड ही नहीं देंगे, उसको कुछ पैसा ही नहीं देंगे, उसको कुछ रुपया ही रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा, तो क्या वह अपने क्षेत्र का विकास किससे करेगा? अपने क्षेत्र का विकास अपने पॉकेट से निकाल के नहीं ना करेगा अपना पब्लिक लोग, उसको तो रेवेन्यू चाहिए भाई, कहीं से भी चाहिए लेकिन चाहिए। तो 5वां अमेंडमेंट जो लाया गया था उसमें यह कहा गया था कि जो रेवेन्यू होगा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू देंगे किसको, रेवेन्यू
देंगे किसको, तो इस जो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है यानी लोकल गवर्नमेंट जो है सो उसको रेवेन्यू देंगे यानी पावर का शेयरिंग किया जाएगा, यानी पैसा देंगे, रुपया देंगे तब नहीं यह काम करेगा, डेवलप करेगा। तो ये रुपया देंगे किसको, तो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत को रुपया देंगे तब ना वहाँ काम करेगा। तो यही प्रस्ताव लाया गया, ये जो 5वां चेंजेस किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको पैसा देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा, तब वही वह डेवलप करेगा। तो ये सारी जो 5 चेंजेस जो हैं, मेन रूप से 5 चेंजेज 1992 को जो अमेंडमेंट लाई गई थी उस अमेंडमेंट में यह प्रस्तावित किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। तो ये तो 1992 का जो डिसेंट्रलाइजेशन था, क्या क्या चेंजेस थी अमेंडमेंट में, वो समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि जो पंचायत, हम लोग पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, ये सब जो हम लोग समझे भी देखे तो है क्या, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि राज्य पंचायत क्या होती है, पंचायती राज्य व्यवस्था क्या होती है, और टाउन में जो म्युनिसिपल व्यवस्था होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए। तो बात रही, आप पंचायती राज समझते हैं कि पंचायती राज क्या, पंचायती राज पंचायती राज्यों को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो पहला हो गया जो ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पर जो होगा, जो गांव स्तर पर होगा उसको हम लोग पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पंचायत। तो ग्राम स्तर पर का तो पंचायत होगी, तो अब स्टेट वाले भी तो डिमांड करेंगे भाई कि ग्राम के लिए तो पंचायत बना दिए, तो स्टेट के लिए भी तो कुछ बनाइए, स्टेट के लिए भी कुछ कीजिए। तो स्टेट के लिए बनाया गया म्युनिसिपैलिटी। क्या बनाया गया, म्युनिसिपैलिटी। पंचायत का हिंदी पंचायत ही होता है और म्युनिसिपैलिटी का हिंदी नगर निगम होती है। अब पंचायत में जो बनाई गई इसे भी कई रूप में डिवीजन किया गया, यानी 3 रूप में डिवीजन किया गया। जो पंचायत था इसे 3 रूप में। तो पहला है ग्राम पंचायत, पहला ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में कौन आता है, फर्स्ट है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में कौन आता है, तो जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वह ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होती है। कौन, तो सरपंच। इसका अध्यक्ष जो होता है सरपंच होता है। यानी जो भी निर्णय लिया जाएगा, जिस तरह हमारे सेंट्रल लेवल पर कौन हो, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर कौन होते थे, जुडिशियरी, उसी तरह जो पंचायत लेवल पर होगा वो सरपंच होगा। यानी जो भी कानून अन्याय करने का अधिकार होगा, जो भी क्या गलत है क्या सही है उसका अधिकार लेने का पावर किसके पास है, तो इस सरपंच के पास है। लेकिन ये ग्राम पंचायत जो है सो कई सारे ग्राम मिला करके पंचायत बना है। कई सारे ग्राम, जैसे कि 1 ग्राम 2 3 4 5 6 7 8 यानी कई सारे विलेज मिल करके एक पंचायत बनती है। कई सारे विलेज मिल करके एक पंचायत बनती है और इस पंचायत का जो न्याय होता है, जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष होता है सरपंच। कौन, तो सरपंच होता है। परंतु जो गांव है, विलेज है, ये तो विलेज है, कई सारा विलेज है, तो इस विलेज में भी एक मालिक को बनाया गया। जो विलेज का मालिक होगा वह कौन होगा, तो विलेज का मालिक बनाया गया, जिसको हम लोग वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वार्ड। विलेज के मालिक को वार्ड कहते हैं। तो एक गांव में एक वार्ड होगी तो जितने सारे गांव होगी उतने सारे वार्ड होंगे।
जितने सारे गांव हैं उतने सारे वार्ड होंगे, तो कई सारे गांव मिलकर के एक पंचायत बनती है, तो कई सारे वार्ड भी होंगे, कई सारे वार्ड तो होंगे। तो इस वार्ड को कंट्रोल कौन करेगा, इस वार्ड को नियंत्रित में कौन करेगा, यानी इस पर वार्ड का जो मैन होगा उसका मैन कौन होगा, तो इस वार्ड का मैन होता है मुखिया। कौन होता है, तो मुखिया। यानी इस मुखिया का ही मेन कार्य है इस वार्ड को कंट्रोल करना, यानी इस मुखिया के अंदर ही ये वार्ड आती है, जो वार्ड है इस मुखिया के अंदर ही आती है। तो ग्राम पंचायत यानी ग्राम लेवल पर जो भी काम किया जाता है, यानी जो प्रधान होती है, तो ग्राम का प्रधान मुखिया होती है, और ग्राम का जो अध्यक्ष होता है चेयरमैन, वो कौन है, तो सरपंच जी होते हैं, और ग्राम का जो मुखिया मेन मुख्य जो होता है प्रधान। तो कोई भी काम करने का अधिकार, जिस तरह हमारे सेंट्रल लेवल पर काम करने का अधिकार हमारे प्रधानमंत्री को होता है, उसी तरह लोकल लेवल पर काम करने का अधिकार मुखिया के पास होता है। जिस तरह हमारे सेंट्रल लेवल पर जुडिशरी होती है, उसी तरह हमारी लोकल लेवल पर कौन होती है, तो सरपंच होती है। तो ये समझ गए होंगे मुखिया और वार्ड की बात। तो ग्राम पंचायत यही था। लेकिन इस ग्राम पंचायत में जो निर्णय, जो फैसला लिया जाता है, साल भर में 2 से 3 बार जो है सो कमेटी बुलाई जाती है। 2 से 3 टाइम, यानी 2 से 3 बार कमेटी बुलाई जाती है। और किसी भी तरह का मुद्दा यदि गांव लेवल पर हो, तब उस गांव लेवल का मुद्दा जो सुलझाया जाता है इस मुखिया के द्वारा सुलझाया जाता है कि क्या ज़रूरत है गांव में, जैसे कहाँ पानी की ज़रूरत है, कहाँ तालाब चाहिए, कहाँ चापाकल चाहिए, किसको घर चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, ये सब जितना भी अधिकार है सारा अधिकार इसी के पास है। किसके पास, तो मुखिया के पास, यानी ग्राम पंचायत के पास है। तो ये ग्राम पंचायत की बात रही। अभी ग्राम पंचायत हो गया, हम लोग भी देखते होंगे गांव में कई सारा गांव मिलकर के एक पंचायत बनती है। तो कई सारा पंचायत मिलकर के भी तो कुछ बनता होगा भाई। तो कई सारा पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनता है, पंचायत समिति, पंचायत समिति बनता है। कई सारे पंचायत मिलता है तब उस पंचायत को पंचायत समिति कहते हैं। तो जिस तरह ग्राम पंचायत पर उसका मैन कौन होता था, मुखिया, मुख्य जो प्रधान होता था मुखिया, तो इस पंचायत समिति का भी कुछ मैन होगा, कोई तो मैन होगा। तो इसका जो मैन होता है वो बीडीओ होता है। कौन होता है, बीडीओ, जो ब्लॉक लेवल पर होती है। हमारी ब्लॉक में जो बीडीओ बैठती है वही इसी को हम लोग बीडीओ कहते हैं, और इसका प्रधान होता है बीडीओ, किसका, पंचायत समिति का। तो पंचायत कई सारे गांव मिलकर के पंचायत बना, और पंचायत कई सारे मिलकर के पंचायत समिति बनी। तो कई सारी पंचायत समिति मिलकर के जिला परिषद बनता है। तो जो तीसरा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो जिला परिषद है, जिला परिषद। जिला परिषद। तो तीसरा कौन हो गया, जिला परिषद। अब इस जिला परिषद का हेड कौन होता है, तो जिस तरह इसका हेड बीडीओ होता है, तो उसी तरह जिला परिषद का हेड जो होता है वो जिला का चेयरमैन होता है। और उस चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, तो जितने भी पंचायत सचिव रहते हैं वही सचिव जो है जिला परिषद के जितने भी सदस्य लोग हैं, जितने भी जिला परिषद के सदस्य मेंबर हैं, उस मेंबर एकजुट होकर के वोटिंग करता है, और वोटिंग के माध्यम से इसका चेयरमैन को चुनता है। तो जो चेयरमैन होगा, जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वही इसका हेड होगा, यानी इसको अध्यक्ष कहते हैं, जो जिला का अध्यक्ष होगा। तो आप लोग भी यदि जानते होंगे, गांव लेवल पर यदि कुछ नॉलेज होगा तो जिला परिषद के बारे में जानते होंगे, तो जिला परिषद में सुने होंगे कि जिला अध्यक्ष ये हैं, जिला परिषद ये हैं, मुखिया ये हैं, सरपंच ये हैं, बीडीओ ये हैं। तो इस तरह से जो है सो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसका डिवीजन किया गया। सबसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरा में किसको, तो पंचायत समिति, और थर्ड जो है सो जिला परिषद है। तो ये रहा ग्राम पंचायत की बात। किसकी पंचायत की बात, जो एक गांव लेवल पर होगी, एक पंचायत लेवल पर होगी। लेकिन यदि किसी सिटी लेवल पर हो, यदि
टाउन्स में हो तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए तो हम पढ़ चुके हैं कि म्यूनिसिपैलिटी है। तो इस म्यूनिसिपैलिटी जो है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी नगर निगम, इस नगर निगम का भी तो हेड कोई होगा, तो इसका हेड जो कहलाता है उसको हम लोग मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मेयर। इसका जो हेड होता है वो मेयर होता है, किसका, तो नगर निगम यानी म्यूनिसिपैलिटी का हेड। इसी मेयर को यह अधिकार है कि टाउन्स में यानी सिटी में या टाउन्स में जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कहाँ पानी की ज़रूरत है, कहाँ नल की ज़रूरत है, कहाँ साफ सफाई की ज़रूरत है, कहाँ साफ करवाना है, क्या ज़रूरत है टाउन्स में, क्या ज़रूरत है किसी गली में यानी टाउन्स की गली में, तो सारा अधिकार किसके पास है, इसी म्यूनिसिपैलिटी के पास है कि उस अधिकार देखेंगे कि क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने का अधिकार इसी के पास है। तो इस तरह से जो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण किया गया है हमारी इंडिया में, तो जब 1992 को जो अमेंडमेंट लाई गई थी, उस अमेंडमेंट के माध्यम से उसका यह जो है सो अच्छा से उसका पालन किया जा रहा है और आज भी हमारे कंट्री में अप्लाई है और लागू किया जा रहा है। तो ये रही आज का सेशन यानी डिसेंट्रलाइजेशन का सेशन। तो आप लोग, हम समझते हैं कि आप लोगों को जो है सो डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी से समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस भी आता है डिसेंट्रलाइजेशन पर, यदि आप समझ गए होंगे तो अपना लैंग्वेज में भी आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोगों की सपोर्ट, हम लोगों को मेहनत, आप लोगों की सपोर्ट और हम लोगों की मेहनत ही हम लोगों को ऊंची मुकाम तक ले जा सकती है और आप लोगों के लिए भी हम लोग कुछ और बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग हम लोगों की सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। तो यहीं पर आज का सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।